नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 राज्यों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्य उन्होंने किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज मुझे 30 से ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजनाएं तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास के नए अध्याय लिखेंगी। आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य है और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं। केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है। इससे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी। अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी, इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। आज आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में 2 नए नेशनल हाईवेज का भी शिलान्यास हुआ है। रेल और रोड की इन आधुनिक सुविधाओं से इस पूरे क्षेत्र के और तेलंगाना के विकास को और रफ्तार मिलेगी। कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, मेहनत करने की कुछ आदत भी कम होती है और इसलिए बड़ी सरल भाषा में कह देते हैं कि ये तो चुनावी सभा है। मेरे भाइयों बहनों और मेरे कुछ साथी जो भांति भांति का एनालिसिस करते हैं, जरा समझो, ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है, उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। मेरी बात से आप सहमत हैं ना? तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं
कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? दो पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। किसानों के विरोध के प्रदर्शन पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार में ये गारंटी है, चाहे किसान हो, बेरोजगार हो, गरीब हो, वो किसान दिल्ली आना चाहते हैं क्योंकि एमएसपी चाहते हैं और पीएम मोदी गारंटी चाहते हैं कि उनकी आय दोगुनी हो जाए। ये उनकी गारंटी थी कि कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है? जो समस्या से पीड़ित है वो देश के राजधानी में जाकर सरकार के सामने न्याय नहीं मांगेगा तो कहां जाएगा वो? ब्रिटिश काल में दिल्ली में ब्रिटिशों का दरबार भी होता था और वहां भी हमारे लोग जाकर अपने न्याय की गुहार लगाते थे। लेकिन मोदी जी के सरकार में ये गारंटी है, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, आप राजधानी में नहीं आ सकते और अपनी बात नहीं रख सकते। किसान क्यों आ रहा है? किसान को एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये मोदी जी की गारंटी थी 2014 से। मोदी जी की गारंटी थी किसानों का इनकम डबल किया जाएगा। मोदी जी की गारंटी थी जब तक मोदी है तब तक एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन क्या हो रहा है? हजारों किसान आत्महत्या पूरे देश में कर रहे हैं। जहां वो महाराष्ट्र में आए थे, यवतमाल वाशिम में 4 दिन पहले महाराष्ट्र में, वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन किसानों के परिवार, किसान अगर दिल्ली में आकर सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये गारंटी वाले मोदी जो है वो किसानों को डेथ वारंट निकालते हैं। दिल्ली सरकार की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा, आज मैं न सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश कर रही हूं, बल्कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की बदलती तस्वीर भी पेश कर रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिर्फ केजरीवाल सरकार का 10वां बजट नहीं प्रस्तुत कर रही हूं, लेकिन आज मैं सदन में पिछले 10 साल में दिल्ली की जो बदलती हुई तस्वीर है वो इस सदन के सामने रखूंगी। अध्यक्ष महोदय, 2013 में जब हम लोग राजनीति में आए ही थे तो मैं देखती थी कि दिल्ली के लोगों का राजनीति से, लोकतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। वो अपनी वोट डालने जाते तो जरूर थे, लेकिन ये सोचते थे कि आखिर इस वोट से होगा क्या। उन्होंने देखा था कि नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आता। उसकी जिंदगी में दुख, परेशानी, संघर्ष बने ही रहते। जब एक आम इंसान, एक आम परिवार को पहली तारीख को जब उनके हाथ में तनख्वाह आती है तो हर व्यक्ति यही सोचता था कि इससे 1 महीने का खर्चा कैसे चलेगा। 25 तारीख तक आते आते जब घर के सारे पैसे खत्म हो जाते थे तो गृहिणी ये सोचती थी कि बिना किसी पैसे के आखिरी 5 दिन कैसे निकलेंगे। हम सभी जो सारे यहाँ पे इस सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं। इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम राज नब गेस सुनू, सचराचर जग माही, काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। अर्थात श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत के काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। और इसी राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
हमने 9 सालों में दिल्ली के हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। हर परिवार को सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन देने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि राम राज्य स्थापित करने में इस सफर में हमें लंबी दूरी तय करनी है। वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 1998 के फैसले को पलटते हुए अपनी असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है घूसखोरी के खिलाफ छूट नहीं दी जा सकती है। साथ ही MP MLA को कानूनी संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया है। बता दें, इसके पहले पिछले साल 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था। सदन में वोट के लिए रिश्वत के शामिल सांसदों, विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट पर फिर से विचार करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार था। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को निपटने के लिए मामले को 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के पास भेजा था और कहा था ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका राजनीति की नैतिकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट के बदले नोट में कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट का एक महान निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने ही फैसले को पलट दिया। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने सोमवार में 5 जजों की पीठ के 1988 के फैसले की वैधता पर फैसला सुना दिया है। इसमें कहा गया था कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेने के लिए मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार ईडी के सवालों का जवाब दिया है। केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो जवाब देने को तैयार है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी केजरीवाल को अब तक 8 समन जारी कर चुकी है। हालांकि अब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। बार बार ईडी का समन झेल रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सवालों का जवाब देने पर हामी भर दी है। हालांकि उन्होंने ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। साथ ही केजरीवाल ने एक और शर्त रखी है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से ईडी के सामने पेश होंगे और एजेंसी के सवालों का जवाब देंगे। सूत्रों की माने तो ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए तैयार नहीं है। एजेंसी दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से फिजिकली पूछताछ करना चाहती है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 8वें समन पर भी पेश नहीं हुए। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उन पर जमकर निशाना साधा है। पूनावाला का कहना है कि केजरीवाल ने न सिर्फ समन को नजरअंदाज किया, बल्कि जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए नियम और शर्तें भी लगाई हैं। आज 8वें समन को भी अरविंद केजरीवाल जी ने स्किप किया है। मतलब चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। यदि नहीं होता तो जांच में शामिल हो जाते, और केवल स्किप ही नहीं किया है। अब जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, जो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और सरगना है, वो बताएंगे एजेंसी से कि किस प्रकार से वो शामिल होंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे कि किस प्रकार से वो एजेंसी के साथ जाकर कोऑपरेट करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव बीजेपी के कुलजीत संधू ने जीता है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी गुरप्रीत गाबी को हराकर शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी के संधू को सीनियर डिप्टी मेयर के लिए 19 वोट मिले, जबकि आप कांग्रेस कैंडिडेट को 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के चुनावी गठबंधन में लड़ रही थी। मेयर पद के आप उम्मीदवार को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था। बता दें कि पहले ये चुनाव 27 फरवरी को तय हुए थे, लेकिन मेयर कुलदीप कुमार और आप कांग्रेस का कोई पार्षद सदन नहीं पहुंचा। इसकी वजह से चुनाव 4 मार्च के लिए तय हुआ। खबर जम्मू के रामबन जिले से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया और इस दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी सड़क से फिसलकर हादसे का शिकार हो गई, जिससे गाड़ी में सवार 4 लोगों की जान चली गई और 3 लोग घायल हो गए। हादसे का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।